हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करें बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी प्यारे बच्चों की। तो बच्चों आज आपके सामने एफएसटी का टेस्ट नंबर 6 और डेटेड है आपका 18 जुलाई। तो बच्चों आज आपने टेस्ट दिया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए उसका हम लोग पेपर डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा मिशन है 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। M13 बैच यानी मॉर्निंग बैच जो फ्रेशर का है वो 13वां बैच स्टार्ट हो गया है और इसका डेट है आपका 20 जुलाई से चलेगा। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जो R3 मतलब रिपीटर बैच है वो 3rd नंबर बैच स्टार्ट हो गया है, वो भी किससे 20 जुलाई से। ऑलरेडी बैच R1 और R2 चल रहे हैं रिपीटर्स के। SRB भी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी इंक्वायरी के लिए 9151550550 पर कॉल करिए या स्कैन करके आप हमारे ऐप से कोई भी टेस्ट वगैरह परचेज कर सकते हैं या हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस हमारे दोनों मोड में हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी और ऑफलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइडेड रहेगी, जो आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को डिस्कस करते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें बेटा तो करेक्ट मैचिंग किया गया है। तो अगर इस फिगर में आप देखें तो इस फिगर में एक्चुअली मुझे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर बड़े से, तो ये है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल नहीं होता। हालांकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, लेकिन मेनली ये फिगर जब जिस जगह पे NCERT लिया ER के लिए लिया गया है। ये है गोल्गी बॉडी, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसलिए गलत हो गया। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये डबल होता है इसलिए गलत हो गया। ये राइबोसोम है और जो कैसा होता है ए मेम्ब्रेनस, तो आंसर हो जाएगा 4th 101 का। अगला क्वेश्चन एक और अच्छा बनता है यहाँ पे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका बेटा न्यूक्लियस है। ए मेम्ब्रेनस यूनिवर्सल कौन होता है, राइबोसोम, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, दोनों में पाया जाएगा। लेकिन अगर ए मेम्ब्रेनस और भी पूछा जाए तो सेंट्रोसोम होता है, हर जगह नहीं मिलता, ये एनिमल सेल में मिलता है। 2 डॉटर सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रियोल, जो 2 डॉटर सेंट्रियोल 90 डिग्री पर रखते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और ये पाया जाता है एनिमल सेल में। ये फिगर दिया गया है और पूछा गया इसके बारे में। तो जरा देखिए, ये आपका दिखाया जा रहा है S मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। तो कहते हैं जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एक लेवल के बाद बढ़ नहीं रही, यानी कांस्टेंट हो जा रही है, यानी सैचुरेशन है। तो सैचुरेशन पे आपका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम मिलेगी, जिसको बोलते हैं Vmax, और ये लगभग उसका हाफ लग रहा है, इसको बोलते हैं Vmax/2। और कहते हैं Vmax/2 सबस्ट्रेट के जिस भी कंसंट्रेशन पे मिलता है उसको बोलते हैं Km वैल्यू। तो y इज Km वैल्यू और x हो जाएगा आपका Vmax। तो x Km गलत हो जाएगा, y Vmax गलत हो जाएगा, x सबस्ट्रेट गलत हो जाएगा, x Vmax ये सही हो जाएगा। x सबस्ट्रेट तो है नो डाउट, लेकिन कौन सा कंसंट्रेशन, माइकलिस कांस्टेंट को दिखाता है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है नो डाउट, ये मत सोचिए। हालांकि यहाँ पे ऐसा अलग से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, लेकिन ऐसा कंसंट्रेशन जिस पे Vmax का हाफ मिल जाए उसको हम लोग अलग नाम दे देते हैं Km। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 102 का 4, x हो जाएगा Vmax। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन नेग्लिजिबल अमाउंट। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट की तुलना में है कौन, ठीक है ना, और कम कौन होता है, मग्नाकासी। तो और सिलिकॉन हमारे में नेग्लिजिबल होता है। ये जो मग्नाकासी है ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल में या लिटिल में पाया जाता है नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो 103 का आंसर हो गया 3rd, जबकि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट। बिल्कुल सही है। बिग बिलियन हाइपोथेसिस में दिया गया था कि ये जो डस्ट होते थे एक बड़ा सा धमाका हुआ और आपका यूनिवर्स वगैरह बने।
गैलेक्सीज में बेटा आपके यूनिवर्स होंगे, यूनिवर्स में गैलेक्सीज होंगी, गैलेक्सीज में स्टार्स होंगे, और वो किसके होंगे, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट के, ठीक है ना, सोलर सिस्टम। लुई पास्चर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आपको याद होगा इससे पहले लोग बोलते थे कि लाइफ डेड एंड डिकेइंग या रोटिंग मैटर या मड से आया है। उसको लुईस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और इन्होंने बताया कि लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से आती है। आंसर हो जाएगा फोर्थ, दोनों बातें क्या हो गई, सही। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटालिटिक, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, यानी राइबोजाइम भी कैटालिटिक वर्क करता है। 23S राइबोसोमल आरएनए जो बैक्टीरियल एंजाइम बैक्टीरिया में होता, प्रोकैरियोट में राइबोजाइम कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फास्फोडाइस्टर, इसलिए गलत हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड होता तो सही हो जाता। ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लंक्ड बाय द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन, बिल्कुल सही है। तो अगर एक एमआरएनए में देखो तो 5' एंड पे जो स्टार्ट कोडान है और 3' एंड पे जो स्टॉप कोडान है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन। चूंकि ट्रांसलेटेड रीजन में स्टॉप कोडान है, इसलिए जितने भी कोडान होते हैं उससे एक कम अमीनो एसिड की संख्या वाला पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। 5' एंड AUG यानी स्टार्ट कोडान के पहले और 3' एंड पे स्टॉप कोडान के बाद जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR, ठीक है ना। तो याद रखना, ट्रांसलेटेड रीजन में स्टॉप कोडान को छोड़ के बाकी सब ट्रांसलेट हो जाएगा, तो अमीनो एसिड की संख्या कोडान से एक कम आएगी। तो आपका पहला गलत, दूसरा सही, तो 105 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला गलत दूसरा सही, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 106 पे पहुंचते हैं। दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, साइकस फ्री लिविंग फीमेल गैमेटोफाइट एग्जिट, पाइनस फ्री लिविंग फीमेल गैमेटोफाइट एग्जिट, फ्यूनेरिया फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एग्जिस्ट, फर्न फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एग्जिस्ट। मुझे लगता है हर बच्चे को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कहाँ पे फ्री लिविंग है। याद रखना, स्पोरोफाइट को पहले लेते हैं। तो कहते हैं बेटा स्पोरोफाइट हमेशा फ्री लिविंग होता है ब्रायोफाइटा को छोड़ के। तो ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट है और हर जगह स्पोरोफाइट फ्री है। एल्गी में स्पोरोफाइट के रूप में खाली जाइगोट होता है, तो छोड़ दीजिए। ब्रायोफाइटा में फुल्ली या पार्सली डिपेंडेंट होता है, बाकी टेरिडो जिम्नो एंजियो में फ्री होता है। अब गैमेटोफाइट की बात करते हैं। गैमेटोफाइट जहां पे ट्रू रूट स्टेम लीफ है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं, सीवा बोल, जहां हेट्रोस्पोरी है वहां पे क्या होता है, डिपेंडेंट, बाकी होता है फ्री। एल्गी होमोस्पोरस, ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस यानी फ्री लिविंग, मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस यानी फ्री लिविंग, सिलेजनेला साल्विनिया में डिपेंडेंट हो जाएगा, जिम्नो में डिपेंडेंट, एंजियो में डिपेंडेंट। तो सिंपल याद कर लीजिए, बहुत लंबा टिटिम्मा मत अपनाइए। हेट्रोस्पोरी कंडीशन में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, होमोस्पोरस में फ्री होते हैं, रिक्वायर होता है कूल डैम्प सेडी प्लेस, इसीलिए हेट्रोस्पोरी कहते हैं एडवांस फेज है। स्पोरोफाइट हर जगह फ्री है ब्रायोफाइटा को छोड़ के। तो साइकस में अब देख लीजिए साइकस कब आएगा, हेट्रोस्पोरी में, तो गैमेटोफाइट क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट। पाइनस में गैमेटोफाइट क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट। फिनेरिया ब्रायोफाइटा है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट। फर्न में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट हर जगह फ्री है ब्रायोफाइटा को छोड़ के। तो आंसर हो जाएगा 106 का 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, क्लेंस्ड फिस्ट हार्ट, यस सही है, भींची हुई मुट्ठी जैसी होती है। किडनी आपका बीन शेप्ड होता है, इसलिए आपका गलत हो गया, आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको तीसरा चौथा में कोई बोथ वगैरह नहीं दिया गया है। तो 107 का आंसर हो जाएगा सेकंड। कॉडी टेंडनी बेटा आपका वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, सही है। वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में कॉडी टेंडनी पाया जाता है जो एवी वाल्व यानी मिट्रल या
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल को प्रॉपर पोजीशन में रखता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रीपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन, और सिस्टोल मतलब डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? कॉकरोच ऑमनीवोरस बिल्कुल सही है, क्रो ऑमनीवोरस सही है, ह्यूमन ऑमनीवोरस सही है, क्रो ओनली हर्बीवोर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें देखा जाए बेस्ट ऑमनीवोर तो पहले नंबर पे हम कॉकरोच को रखेंगे, लकड़ी पत्थर सब खा जाता है। क्रो दूसरे नंबर पे आ सकता है। ह्यूमन ऑमनीवोर हैं लेकिन बस वही कार्निवोर और हर्बीवोर वाला है, सब नहीं खाते हैं। कौवा देखिए आपका कुछ भी खा जाता है, मांस भी खा जाता है, सड़ा गला मांस खा जाता है, पुट्टी खा जाता है, सब खा जाता है, रोटी भी खा जाता है। तो 3 सही हो गया, यानी 1। DNA fingerprinting involve identified differences in some specific region in DNA sequences called as repetitive DNA। तो कहते थे जब DNA 2 लोगों को मैच कराना था तो यह तरीका था पूरा DNA मैच कराइए। तो हम लोग जब देखा 2 लोगों में कितना DNA क्या है सिमिलर है और कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मैच करा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 2 इंडिविजुअल में 99.9% DNA क्या होता है, सिमिलर होता है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 0.1% का। तो डिफरेंस का मिलान कर लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ए इनका DNA और ए इनका। लेकिन जब ये 0.1% का DNA का डिफरेंस भी हम लोग निकाले तो ये आपका मिलियंस में चला गया, लाखों में चला गया। 10⁶ में आता है बेस पेयर, और एक बेस पेयर का पैसा लगता है $3 मान लीजिए, तब भी आप समझते हो कि करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा खाली डिफरेंस पता करने के लिए। तो बड़ा डॉन्टिंग टास्क हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि इसके हट के एक साइंटिस्ट थे अलक जेफरी, इन्होंने डिस्कवर किया था DNA फिंगरप्रिंटिंग, और इसमें उन्होंने बताया कि हम डिफरेंस का पता ना करके कुछ ऐसे सीक्वेंस का पता करेंगे जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, और ये रिपीट नंबर हर इंडिविजुअल में वेरी करता है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो वेरी करेगा तो पता चल जाएगा इनमें इतना रिपीट, इनमें इतना है, मैच करा देंगे पता चल जाएगा। तो ये सही हो गया। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, अभी जो रिपीट सीक्वेंस में अगर 80 रिच है कि GC रिच है, नंबर कितना है, लेंथ कितना, 2 प्रकार की कैटेगरी बनती है, एक माइक्रो और एक मिनी, सैटेलाइट की कैटेगरी में कहते हैं पहचान कराना। तो दोनों बातें क्या होगी बेटा, सही। तो 109 का हो गया 4। मॉर्गन कैरिड आउट बाय सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो थॉमस हंट मॉर्गन टर्म लिंकेज दिया था, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था, फ्रूट फ्लाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, और क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। और इन्होंने जब जीन किया तो देखा कि कुछ जीन तो लिंकेज दिखाते हैं, वो भी सेक्स क्रोमोजोम X पे प्रेजेंट होते हैं, YWM, Y और W के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंट ऑफ 1.3%, यानी लिंकेज ज़्यादा है, और W और M के बीच में है 37.2%, यानी रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया है तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम। मॉर्गन ऑब्जर्व दैट द 2 जीन डिड नॉट सेग्रेगेट इंडिपेंडेंटली। तो डाई हाइब्रिड जो रेशियो था 9:3:3:1 फिनोटिपिक, वो क्या हो गया, बदल के आपका 1:7:7:1 या 7:1:1:7 आ गया। तो दोनों बातें क्या हो गई, सही। तो 110 का आंसर हो जाएगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? न्यूट्रोफिल सेक्रेट हेपेरिन। हेपेरिन बेटा आपका बेसोफिल से निकलता है और मास्ट सेल से निकलता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बेसोफिल सेक्रेट वैसोडायलेटर हिस्टामिन, हिस्टामिन वेसल को डायलेट करता है और ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। तो वैसोडायलेटर होता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, सेरोटोनिन, इसलिए गलत हो जाएगा। सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इयोसिनोफिल का परसेंटेज होता है 2 से 3%, 6 से 8 लिखा गलत है। तो सारी बातें गलत हो गई। वैसे भी जब 2 गलत हो गया तो ऑल आना ही था। 111 का हो जाएगा 4। 6 से 8% होता है बेटा मोनोसाइट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, सही है। ऑक्सिन आल्सो इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। देखिए फ्लावरिंग का एक इनिशिएट है और एक प्रमोट है। ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, इथाइलिन क्या करती है, इनिशिएट करती है। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा।
रूट और फ्लावरिंग के लेके। अगर ऑर्गेन फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही तो इथाइलिन क्या कर रही होगी, इनिशिएट। तो रूट ग्रोथ का उल्टा हो जाएगा। तो रूट ग्रोथ में इथाइलिन क्या कर रही होगी, प्रमोट, और ऑर्गेन क्या कर रहा होगा, रूट इनिशिएशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक याद कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। पार्थिनोकार्पी करते हैं 2,4-D, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। जब दो सही हो गया तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा 112 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स होते हैं और वॉल्यूम हो सकता है 100 to 1000 लीटर, सही। तो ए सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन चला गया, ए बी। अब देखिए ए बी सी डी ए सी, तो हमें पढ़ना चाहिए ए के साथ डी या ए के साथ सी पढ़ सकते थे। चलिए सी पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टीयरिंग टाइप, तो सी सही हो गया। तो आपका भाई डी पढ़ लेते हैं। द बायोरिएक्टर हैज एन फोम कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो डी एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा पहला। सारी बातें हो गई सही। बायोरिएक्टर में बेटा ऑप्टिमम कंडीशन दिया जाता है और साथ ही साथ आपका ग्रोथ कंडीशन के लिए टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन भी मिलाया जाता है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट इन स्टेटमेंट, फेशियल मसल और अंडर मेडुलरी कंट्रोल। पहली बात, मेडुला ऑब्लोंगेटा याद कर लीजिएगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। और फेशियल मसल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेशियल मसल के जरिए तो काम हो रहा है, तो ये तो मेरे मन पे काम कर रहा है, मतलब कि ऐच्छिक है, वॉलंटरी है, डायरेक्ट मैं ब्रेन से कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो पहला गलत हो गया। पहला गलत होने के कारण आपके दो ऑप्शन निकल गए, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो ए बी डी, ए बी, तो डी पढ़ लेते हैं। मसल बंडल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। मसल बंडल को हम लोग फैजिकिल बोलते हैं, और मसल फाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल का अरेंजमेंट होता है उसमें दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहलाता है। तो डी गलत हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। बी देख लेते हैं। मसल ऑफ इंटेस्टाइन और इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि आपका स्मूथ है और विसरल मसल है इंटरनल ऑर्गन की। ए मेडुलरी कंट्रोल सही है, यानी इनवॉलंटरी। तो ए बी डी सी सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 114 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। बेटा 115 में आपका एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, इन ट्रॉपिकल हैबिटेट ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकर देन टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिकल में आपका सनलाइट कांस्टेंट रहती है, यानी टेम्परेचर एक जैसा बना हुआ है, और कांस्टेंट इन्वायरमेंट फेवर करता है बायोडाइवर्सिटी को। टेम्परेट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, शुरू में ग्लेशिएशंस था, इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या थी, कम निकल के आई। यानी समय ज़्यादा मिला किसको, ट्रॉपिकल को। टेम्परेट शुरू में एकदम ठंडा होने के कारण बर्फ से ढका था, और वहाँ पे फ्लक्चुएशन होने के कारण बायोडाइवर्सिटी उतनी अच्छे से नहीं बन पाई। अगर ये रीजन में दिया होगा तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाएगा। इन ट्रॉपिकल हैबिटेट मोर सोलर एनर्जी सही दिया है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल, यानी कांस्टेंट है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन, सही भी है, और क्या है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। तो याद करिए, एसेशन रीजन लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है, जैसे ही एसेशन पढ़िए रीजन अपने दिमाग में खुद सोच लीजिए, और अगर रीजन में लिखा है तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज की टूल है। इथिडियम ब्रोमाइड ईटीबीआर का इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। हिंज टू इको R1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। क्लाव 1 हिंज टू PBR 322 में आपने पढ़ा है, तो ये सही हो जाएगा। ए बी डी तीन चीज सही, एक चीज गलत। 116 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट में 3,50,000 टाइम्स। सेल्स इन वाटरमेलन में इंक्रीज साइन। तो वाटरमेलन का इनिशियल साइज से इंक्रीमेंट 3.5 लाख गुना हो सकता है। डार्सी वेंट्रल लिप सरफेस एरिया में ग्रो करती है, और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ लेंथ में होती है। तो सारी मैचिंग क्या हो गई, सही। 117 का हो जाएगा फोर्थ। फिगर देख के पहचानना है ये क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, सही है, क्योंकि ये आपका कंडोम्स दिखाया गया है। इट इज डिस्पोजेबल, सही है। इट इज प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव STI एंड एडिस, सही है।
इट इज मेड ऑफ थिन रबर या लैटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द वजाइना या सर्विक्स इन द फीमेल। तो 118 का बेटा हो जाएगा आपका सारी बातें सही, क्योंकि आपका कंडोम वजाइना या सर्विस को कंट्रोल करता है। अब बेटा याद रखना, जो कंडोम की कैटेगरी जो बैरियर मेथड होता है थिन लैटेक्स या रबर का होता है, दोनों में यूज हो सकता है, मेल भी होता है और फीमेल। ये फीमेल का है, फेमिडो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मालवेसी फैमिली। मालवेसी चाइना रोज की फैमिली है और चाइना रोज के जो भी कंडीशन होते हैं मालवेसी को प्रूव करेंगे। कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट सही है, भिंडी देख लीजिए, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन। न्यूमरस स्टेमन्स प्रेजेंट, यस, आप चाइना रोज देखिए वहाँ पर ढेर सारे एंड्रूसियम इन्फिनाइट हो गया। फ्लावर बायसेक्सुअल और एक्टिनोमार्फिक, सारी बातें सही हो जाती है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मालवेसी में जो डिफरेंस आता है वो आता है बेटा आपका किसका, वो आता है आपका, एक तो एंड्रूसियम इन्फिनाइट नंबर हो जाएगा, दूसरा आपका एंड्रूसियम में जो एंथर होते हैं वो मोनोलोब्ड मोनोथिकस कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कहते हैं लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ज़्यादातर कैसा होता है, हेट्रो, यानी कि आपका इनएक्टिव होता है। रिपीटेड सीक्वेंस आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन बनाता है और साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशन आइडेंटिफाई किया जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिन पाया जाता है, स्निप्स, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस पाया जाता है। तो सारी बातें सही हो गई। इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्क बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीड बिट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप। जब बेटा जीनोटाइप देखिए परसेंटेज वगैरह पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा, आपको याद होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ए हो गया 1, ए हो गया 2, ए हो गया 1, 1:2:1 के रेशियो में आता है। यहाँ से प्रूव हो जाता है कि कोई भी जीनोटाइप में अगर होमोजाइगस कंडीशन होगा तो उसको हम 1 मान के चलेंगे और हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो 2 मान के चलेंगे। ये तो हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये डाई हाइब्रिड है तो मतलब 2 जीन हो गया, 1 और 2, एक कैपिटल आर मतलब होमो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब हेट्रोजाइगस। जाहिर सी बात है बेटा आपका हेट्रोजाइगस मतलब 2, होमोजाइगस 1, गुणा कर देना होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मोनो हाइब्रिड का इसमें 4 जाइगोट बनते हैं और डाई हाइब्रिड में 16, तो ये रेशियो 16 में 2 आया, परसेंटेज मतलब 100, ये आ जाएगा 12.5%। आंसर हो जाएगा 121 का पहला। मॉल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट। तो मॉल्स के एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम होता है बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और इसमें क्या करते हैं, लीफ के पार्ट को हम लोग डिप कर देते हैं एक सोल्यूशन में जिसको बोलते हैं KOH सोल्यूशन। और KOH सोल्यूशन CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के कारण सर आपका उस एरिया को CO2 नहीं मिलेगा जो उस KOH सोल्यूशन में डिप्ड है, और वह लीफ का पार्ट जो KOH सोल्यूशन के बाहर है उसको CO2 मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट वाला था जैन इंगज हाउस। FAD एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिटवीन। तो जब सक्सीनेट कन्वर्ज होता है फ्यूमरेट में तो सर यहाँ पे FAD प्लस कन्वर्ट होता है FADH2 में, यानी इसका हो रहा रिडक्शन और इसका हो रहा ऑक्सीडेशन। एंजाइम का नाम था सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी सक्सीनिक एसिड जब बदले फ्यूमरिक एसिड में। 123 का हो जाएगा दूसरा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पॉलीसेपेलस मतलब फ्री सेपल। तो पॉलीसेपेलस मतलब सेपल फ्री है, सेपल फ्री पहले मैच कर गया यार। A1 एक ही ऑप्शन में, देखिए आंसर तो आपका आ गया। सुपीरियर ओवरी आपका ज़्यादातर कंडीशन होता है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल वैसे लिखा गया वहाँ पे। ई ब्रैक्टिएड मतलब विदाउट ब्रैक्ट,
पेरिकार्प मतलब फ्रूट बॉल, सामने सामने मैचिंग कर दिया गया है। 124 का हो जाएगा सेकेंड। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आपका फास्फोराइलेशन होता है, वो भी लाइट के प्रेजेंस में, तो फोटोफास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलता है, ऑक्सीडेटिव A2B1, A2 एक ही ऑप्शन में था, आंसर तो पहले मिल गया था आपको, तो 125 का हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। फ्लैजेला में जो आपका सेंटर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एक्सोनीम, और अरेंजमेंट होता है 9+2। फ्लैजेला और सिलिया दोनों का अरेंजमेंट 9+2 ही होता है। गोल्गी अपरेटस में सिस्टर्नी पाया जाता है जिसका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 1898 कैमिलो गोल्गी इन्होंने डिस्कवर किया था रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस जिसका नाम रखा गया गोल्गी बॉडी। एरेकिडोनिक एसिड, पामेटिक एसिड फैटी एसिड है। एरेकिडोनिक में 2 जीरो मतलब 20, पामेटिक में 16। सेरीन बेटा आपका CH2OH रखने वाला अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड में CH2OH आया, तो वैसे भी एक कार्बन था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन था और एक हो गया तो 3 कार्बन हो जाएगा। और राइबोस शुगर 5 कार्बन का पेंटोज एल्डिहाइड शुगर कहलाता है। D1 एक ही ऑप्शन में देखिए है, तो आंसर हो गया आपका सेकेंड। वैसे भी A3 भी आपका एक ही ऑप्शन में था, तो बहुत आसान मैचिंग रहा है आपका। 126 का हो गया दूसरा। फिर मैचिंग आ गया HIV, आपको मालूम होगा रेट्रो वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी RNA से DNA बनना। तो B3 आपका एक ही ऑप्शन में। देखिए मैचिंग कितना आसान है। आप मैच हमेशा प्रो मेथड से ही करा करिए, क्योंकि बेटा मेरा मानना ये है कि अगर प्रो तरीके से आप मैच करते हो तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि एरर्स की संभावनाएं घट जाती हैं। बाकी टॉन्सिल्स ये आपका लिम्फॉइड ऑर्गन होगा, वो भी आपका सेकेंडरी, जहाँ पे लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लिन, ये सब पाए जाते हैं। थाइमस प्राइमरी ऑर्गन हो गया। अब देखिए स्प्लिन भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लेकिन अब इसकी मैचिंग आपका लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC से कराया गया है। तो देखिए कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, स्प्लिन को इससे मैच करा देंगे C4, तो C4 यहाँ देख के आंसर कर देंगे। लेकिन C4 देखने के बाद देखिए कितना मज़ा आ रहा है। C4 के बाद A जो है वो भी 4 से मैच करना चाहिए, तो अगर A4 C4 होता तो आंसर होता, इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4, क्योंकि स्प्लिन लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC होता है। ठीक है, तो C की मैचिंग 4 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच माइक्रोस्पोरम, तो माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन रिंग वर्म करने वाले फंजाई होते हैं। विचेरिया ब्रैंकोटाइप फिलेरियल वर्म होता है। वायरस कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। बैक्टीरियल डिजीज में आपका आता है प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। तो डी हो गया, ये 4 होगा। ये देखो A1 यहाँ पे आ गया उठ के, ये 4 है, तो D4 एक ही ऑप्शन में हो गया, आंसर हो गया पहला। 128 का हो गया फर्स्ट। In human breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor of bringing up a healthy baby। तो कहते हैं ऐसा क्यों है, तो कहते हैं माँ का दूध इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, वो भी इनिशियल डेज का, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है जो आपको पैसिव इम्यूनिटी माँ प्रदान करती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी इतने अच्छे से इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। अगर ये लिखा होगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। मेनली क्या होता है, IgA, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। तो बेटा हमेशा एसर्शन पढ़ते ही रीजन अपने मन में सोच लिया करिए। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। STI देखा था, शुरुआती सिम्टम्स बहुत क्या थे, वीक थे, माइनर थे, ईचिंग, फ्लू डिस्चार्ज, हल्का सा पेन। लेकिन लोग या तो सोशल स्टिग्मा, सामाजिक धब्बे के कारण कि लोग क्या सोचेंगे, इस हिचक में नहीं बताते हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ और है, इससे लोग जब बताते नहीं तो स्प्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रीज़न है, तो बताना चाहिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन में, बिनाइन एक ही जगह पड़ा रहता है, मैलिग्नेंट आपका स्प्रेडिंग होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ये गलत हो जाएगा। ओरिजिनल लोकेशन पे कौन रहता है बेटा, बिनाइन। तो स्टेटमेंट 1 is true बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो 130 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 131 में लिखा गया एन एग सेल है 2.5 पिकोग्राम ऑफ DNA। तो एग सेल में नंबर n होता है और अमाउंट C होता है।
तो हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन दिस एनिमल एट द एंड ऑफ एस फेज ऑफ माइटोसिस। तो इसके डीएनए विल बी इन एनिमल एट द एंड ऑफ एस फेज ऑफ माइटोसिस। तो भैया एनिमल में आपको पता डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस तो ध्यान रखना। तो भैया यानी मैं डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूँ, तो डिप्लॉयड सेल 2n 2c होता है, लेकिन ये G1 फेज की बात कर रहे हैं। एस फेज के एंड के बाद हो जाएगा 2c से 4c, नंबर तो सेम रहेगा। तो c का 4 गुना यानी 2.5 गुणे 4, ये हो जाएगा 10 पिकोग्राम। ठीक है ना। कैसे हमें पता चला डिप्लॉयड है? क्योंकि एनिमल सेल लिख दिया, और एनिमल सेल में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होता है हनी बी को छोड़ के मेल वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। तो आपको पता होना चाहिए सिनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस पेयर एंड क्रॉसिंग ओवर, ये माइटोसिस के फीचर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बाकी क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर बनेगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब क्या हो जाएगा, रीअपियर। हाउ मच CO2 इज कैरीड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में याद कर लीजिएगा, हीमोग्लोबिन विद CO2 जुड़ता है और बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये परसेंटेज होता है 20 से 25%। 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट एज अ डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा होता है, और बेटा 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन होता है। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% जाता है डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 133 का फर्स्ट। ओनली 2 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ब्रेन स्टेम आपको याद होना चाहिए। अगर मैं देखूँ सेरिबेरम ऐसे है तो एक स्टेम ऐसे गया होगा, तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला तीनों आएंगे। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम ऐसे अलग से निकला हुआ है, तो गलत हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, ब्रेन स्टेम से ही आगे क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा 134 का थर्ड। तो ब्रेन स्टेम याद कर लीजिएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला पाया जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इनर टू आउटर, सबसे इनर में क्या होता है, पिया मेटर, फिर एरेक्नोइड, और सबसे ड्यूरेबल बाहरी लेयर होता है तो इनर टू आउटर साइड। तो सबसे आउटर साइड क्या पाया जाएगा बेटा आपका, ड्यूरामेटर। तो पिया मेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, ये सबसे इनर हो गया, ये मिडिल में हो गया, और ये ड्यूरेबल हो गया। ब्रेन के कनेक्शन में होता है पिया मेटर। तो 135 का हो जाएगा आंसर 4। तो 134 हो गया थर्ड, और 135 हो गया फोर्थ। तो बेटा ये रहा हमारा डिस्कशन। अब इसके सामने आप क्या आ रहे हैं, 136 से आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर वेलकम करिए। थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करिए, FLT के एरर को आप आइडेंटिफाई करिए, पेपर की एनालिसिस ज़रूर करिए, और जो भी एरर्स हों, जैसे कि मान लीजिए आपने सिली मिस्टेक्स किया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आप जल्दबाजी में क्वेश्चन कर लिए, या आपने वो आपका ओमार में फिलिंग गलत कर दिया है, ये सब एरर को रखिए और अगले टेस्ट में उसको कम करने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 अभी मनीष सर ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 मैं डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सही है। ये नैरोली यूटिलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, आर्ग्यूमेंट दिया हुआ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वहाँ से ही लाइन ली गई है। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो हैं वो हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो ये सही है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जर्मन के नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर हैं, और इन्होंने वाई एक्सेस पर स्पीसीज रिचनेस और एक्स एक्सेस पर एरिया, इनके बीच में ग्राफ दिया था, रिलेशनशिप दिया था। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और लॉग स्केल पर अगर देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये भी सही है। पॉल एरलिक ये इकोलॉजिस्ट हैं, ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, ये भी सही है, और इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसके लिए दी थी, ये एनालॉगी थी, और किसको एक्सप्लेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को क्यों जरूरी है।
तो 136 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। ऑल आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। और 137 में यहाँ पर हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं वो पूछा गया है। तो कैस्पियन, कैस्पियन क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल। तो बाली, जवान, कैस्पियन ये क्या है? ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे बाली और जवान सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। नाइल पर्च, नाइल पर्च ये क्या है? ये एक्सटिंक्ट प्लांट नहीं है, ये प्रेडेटर फिश है और ईस्ट अफ्रीका में ये लेक में रिलीज की गई थी। पार्थेनियम, एलियन एनिमल स्पीसीज, ये एनिमल स्पीसीज नहीं, ये प्लांट स्पीसीज है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जांपल्स में दिया हुआ है एवल क्वार्टेट में। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होगा और ये पॉलन एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर, प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में रिलेशन, ये प्रेडेशन का नहीं होगा, ये म्यूचुअलिज्म का होगा। और अगर इनके बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है तो ये को एक्सटिंक्शन के लिए भी, अगर एक स्पीसीज, एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होगा तो उससे रिलेटेड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो ये को एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल में भी आएगा। तो यहाँ पर 136 में करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही हुआ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, ए वाला जो है ये करेक्ट है, बाकी यहाँ पर इनकरेक्ट। तो 137 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? तो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हैं तीनों, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नैरोली यूटिलिटेरियन क्या था? ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें ये प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड है, उसकी वजह से इसको प्रिजर्व करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट दिया गया था। एथिकल, एथिकल में क्या है? फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट या स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट है वो उसके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हर प्लांट का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है, भले ही वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो या ना हो। तो ये हो गया एथिकल आर्ग्यूमेंट, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कंजर्वेशन। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग तो जेनेटिक स्पीसीज लेवल की जो बायोडाइवर्सिटी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो वहाँ पर उनसे जो इकोनॉमिक यूज़ की चीज़ें हमें जो ऑब्टेन की जा रही हैं उससे रिलेटेड है। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नैरोली यूटिलिटेरियन होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए बी सी, तीन करेक्ट है और चौथा गलत, तो तीन हुए। 138 इज सेकेंड। द केमिकल नेचर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में अगर देखा जाए तो इसके कंपोनेंट्स में सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें ये सारे प्रेजेंट होंगे, फाइबर, सेल्स, और सेल्स जो हैं वही ये रिलीज करती हैं। सेल्स में कौन सी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये फाइबर्स भी सिक्रीट करती है और मैट्रिक्स भी, और ये मोस्ट अबंडेंट सेल है कनेक्टिव टिश्यू की। तो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, मोस्ट कॉमन इसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो 139 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिगामेंट इज ए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। टेंडन इज डेंस इरेगुलर, ये भी गलत हो गया, टेंडन भी डेंस रेगुलर।
तो ये दोनों सही हैं, सी और डी, ये दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर जब सेल्स और फाइबर्स जो हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं तब इसे बोला जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और रेगुलर और इरेगुलर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फाइबर्स जो हैं पैरेलली अरेंज्ड हैं, पैरेलल्स रेगुलर पैटर्न में, और यहाँ पर ये इरेगुलर अरेंज्ड है। तो यहाँ पर सी और डी यहाँ पर सही हुआ, ओनली सी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट फॉर फ्रॉग। फ्रॉग के लिए कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? तो फ्रॉग में एस्टिवेशन इज रिलेटेड विद समर स्लीप। समर्स में जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है तो समर स्लीप में जाएगा, मेटाबॉलिज्म वगैरह स्लो हो जाएगी। हाइबरनेशन ये उसको बोला जाता है विंटर स्लीप, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तब भी ये रेस्ट में चला जाएगा, तो विंटर स्लीप। तो सब जगह यहाँ पर स्किन जो होगी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगी, तो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन सही है। स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, जब पानी में होता है तब भी यहाँ पर स्किन हेल्प करेगी रेस्पिरेशन में, और स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसे बोला जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये स्किन के द्वारा नहीं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? ये लंग्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, 4 जो होगा यहाँ पर इनकरेक्ट है। 141 is fourth. Now we move to another question, question number 142, और यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। 142 में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century एंड हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो सही है, ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये चांस डिस्कवरी थी, सेरेंडिपिटी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चांस डिस्कवरी के लिए सेरेंडिपिटी वर्ड यूज करते हैं। और एंटीबायोटिक कौन सा था? एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। किस पर वर्क कर रहे थे ये? तो स्टेफिलोकोकस। और फंगस कौन सा था जो जिसकी वजह से पेनिसिलिन आया था? तो वो था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये स्टेटमेंट सही है। Statins act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। तो statins जो है मोनास्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करता है? ये कम्पिटिटिवली इनिबिट करता है एंजाइम को। तो एंजाइम कौन सा है? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इस एंजाइम को ये कम्पिटिटिवली इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, नो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस विल टेक प्लेस। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया स्टैटिन्स, तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम किसका है? धतूरा का है, और इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। और ये कैसा होता है? ये हेलुसिनेटिक प्लांट है, हेलुसिनेशंस कॉज करता है, हेलुसिनेशंस कॉज करेगा, हेलुसिनोजेनिक प्लांट बोला जाएगा। और इसी के अलावा एक एट्रोपा बेलाडोना, वो भी कैसा है? वो भी हेलुसिनोजेनिक है। तो रिलेटेड विद धतूरा, रिलेटेड विद हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस होते क्या हैं? ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस को बोला जाएगा। जो परसेप्शंस हम लोग सेंसरी ऑर्गन से परसीव करते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाए, वो गड़बड़ हो जाए। तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरोसिस, ये गलत है। सिरोसिस क्या है? एंड स्टेज टर्मिनल लिवर डिजीज, एंड स्टेज इरिवर्सिबल लिवर डिजीज उसे बोला जाएगा, से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो 1 and 2 इज करेक्ट, बट 3 जो है ये इनकरेक्ट है। 143 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 144।
तो क्वेश्चन नंबर 144 देखें, मैन एंड ए वुमन हु डू नॉट शो एनी अपरेंट साइंस ऑफ डिजीज। मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पर कैसे हैं, ये अनअफेक्टेड दिखाए गए हैं। डू नॉट शो एनी अपरेंट साइंस ऑफ डिजीज, हैव 7 चिल्ड्रन, और इनके 7 बच्चे हैं। इसमें 2 डॉटर हैं और 5 सन हैं। और 5 सन में से 3 जो हैं वो अफेक्टेड हैं। 5 सन में से 3 जो है वो अफेक्टेड हैं। तो ये 3 यहाँ पर अफेक्टेड हो गए। अब पूछा गया इनका इनहेरिटेंस कैसा होगा। तो पेरेंटल जनरेशन चूँकि अनअफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर अफेक्टेड दिखाई गई है, तो यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये पेडिग्री किसकी हुई, ये पेडिग्री हुई हमारी रिसेसिव की, डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट अगर होती तो हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होने चाहिए थे। तो ये 2 डोमिनेंट वाले ऑप्शन हट गए। अब रह गया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिमिटेड रिसेसिव। सेक्स लिमिटेड रिसेसिव जो होता है ये पर्टिकुलर सेक्स में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो ये कंडीशंस होंगी पर्टिकुलर सेक्स में ही एक्सप्रेस होंगी, इसीलिए इनको सेक्स लिमिटेड बोलते हैं। और जो इनका जीन जो होता है वो ऑटोसोम पर होता है। अगर ये ऑटोसोमल जीन होता तो सिर्फ मेल अफेक्टेड नहीं होते, मेल और फीमेल इक्वल, लगभग इक्वल अफेक्टेड होते। तो ये ऑप्शन किसका यहाँ पर सही होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पर अगर इसका जीनोटाइप देखें फीमेल का तो XCX ये होगा और ये होगा XY, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर इसके पास अफेक्टेड जीन होता तो हेमीजाइगस कंडीशन में भी मेल जो होगा वो अफेक्शन शो करेगा। तो इस वजह से ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर जीनोटाइप होना चाहिए XY और यहाँ पर होगा XCX। अब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अगर मिला तो ये डॉटर हो गई कैरियर, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अगर मिला तो ये डॉटर नॉर्मल हो गई। नॉर्मल दोनों ही हैं बट ये कैरियर है। और इसके बाद यहाँ पर मेल की अगर बात की जाए तो मेल में ये X जो अफेक्टेड वाला है, ये अगर इसके साथ जाएगा तो ये अफेक्टेड मेल होगा, ये इसके साथ तो ये अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड मेल। और अगर ये वाला X इसके साथ Y के साथ गया तो ये नॉर्मल मेल। तो इस वजह से ये किससे एक्सप्लेन हो रहा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव से एक्सप्लेन हो रहा है। तो 144 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब नहीं होगी, इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली, देयर आर नो म्यूटेशन, देयर इज नो माइग्रेशन, द पॉपुलेशन इज लार्ज। तो हार्डी-विनबर्ग को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जीन माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन, इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, और सेलेक्टिव मेटिंग। और इसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन। ये फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन का साइज अगर स्मॉल है। तो इसमें से अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है तो कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, नो जीन माइग्रेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो स्मॉल पॉपुलेशन एंड नो सेलेक्टिव मेटिंग। क्योंकि सेलेक्टिव मेटिंग है जैसे अगर किसी पॉपुलेशन में रेड है, ये भी रेड है और ये वाइट, तो अगर वाइट प्लांट जो होगा, वाइट फ्लावर वाला प्लांट अगर वाइट से ही मेट करेगा तो पॉपुलेशन में जीनोटाइप इनका बढ़ेगा, वाइट इंडिविजुअल्स का। तो इस वजह से इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली, ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे।
देयर आर नो म्यूटेशंस, नो माइग्रेशन, पॉपुलेशन इज लार्ज। तो ये सब जो होंगे ये इसको मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 145 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर जीनोम सबसे पहले आएगा। जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को बोला जाएगा जीनोम, और अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो पूरा कंप्लीट सेट। तो फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इंडिविजुअल हो गया एक। जीन, जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट। और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो जीनोम सबसे बड़ा हुआ, फिर क्रोमोसोम, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो 146 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप क्या है? ये क्रोमोसोम मैप होता है जिसमें जीन की पोजीशन, ऑर्डर और उनका सीक्वेंस। तो क्रोमोसोम मैप showing position, order and sequence of genes, ये शो किया जाएगा। तो shows the distribution of various species in a region, गलत है। to recognize the site of genes on a chromosome, ये सही है। establishes the various stages in gene evolution, shows the stages during cell division। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 147 का सेकंड। Now we move to another question, question number 148. Select the correct statement for the given diagram। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं? ये डार्विन फिंचेस, और ये डार्विन फिंचेस जो थी ये कहाँ पर थी? ये गैलापागो आइलैंड्स। और इसमें था क्या? ये इसमें ओरिजिनल सीड ईटिंग जो थी वो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में जा करके डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी बीच में मॉडिफिकेशंस हुए। तो ओरिजिनल सीड ईटिंग से ये ओरिजिनल सीड ईटिंग से यहाँ पर कैक्टस फीडर्स, फ्रूट ईटिंग, इंसेक्ट्स ईटिंग, ये अलग अलग डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हुए इनकी बीक में। तो जिसकी वजह से ये अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल भी है। तो रिलेटेड विद गैलापागो, रिलेटेड विद डार्विन, रिलेटेड विद अडाप्टिव रेडिएशन। और अडाप्टिव रेडिएशंस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और दूसरा जो है यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये अडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 149, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम का क्या फंक्शन है? तो मीजोसोम्स जो होते हैं ये क्या है? ये बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग से बनते हैं। और ये किस में काम आते हैं? ये सेल वॉल फॉर्मेशन का फंक्शन है इनका, डीएनए रेप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल, ये सारे ही इनके फंक्शंस हैं। प्लस यहाँ पर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होंगे, तो ये किसमें, किसके इक्विवेलेंट हैं? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के भी इक्विवेलेंट बोला जाएगा इसको। तो ऑल ऑफ दीज इसका फंक्शन होगा। सरफेस एरिया बढ़ाएगा, दिस विल इंक्रीज सरफेस एरिया, एंजाइम कंटेंट, और सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ESTS, express sequence tags refers to novel DNA sequences, gene expressed as a RNA, polypeptide expression या DNA polymorphism। तो ESTS किसके लिए आता है? ये जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम को जब सीक्वेंस किया गया था तो दो अप्रोच थी। एक ब्लाइंड अप्रोच जिसमें पूरे का पूरा DNA को सीक्वेंस किया गया है, होल DNA इज सीक्वेंस्ड,
और उसके बाद फिर इसके फंक्शंस एस्क्राइब कर दिए गए जीन के, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। और यहाँ पर ब्लाइंड अप्रोच के बाद दूसरी अप्रोच थी ये ESTS। सिर्फ जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं उनके सीक्वेंसेस पता किए जाएं। तो 150 इज करेक्ट आंसर, सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, विच वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के वक्त वहाँ पर ऑक्सीजन जो थी वो एब्सेंट थी, और जो प्रेजेंट भी थी वो मीथेन और अमोनिया से रिएक्ट कर गई थी। तो ये एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसकी वजह से सिंपल मॉलिक्यूल से फिर बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग स्किपिंग देखते हैं, डोमिनेंट की पेडिग्री या रिसेसिव की पेडिग्री पता करने के लिए। अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, जैसे इस जनरेशन में इंडिविजुअल अफेक्टेड, इस जनरेशन में अफेक्टेड, बट इस जनरेशन में अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिखाए गए। यहाँ पर भी इस जनरेशन में अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये कौन सी हुई है, रिसेसिव हुई। तो यहाँ पर डोमिनेंट वाले ऑप्शंस यहाँ पर कट गए। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो अगर ये वाला इंडिविजुअल, ये फीमेल अफेक्टेड है, तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और अगर ये जीनोटाइप है तो ये मेल जो होगा वो भी कैसा होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री नहीं है। ये किसकी पेडिग्री है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री हुई। तो इस तरह से इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो 152 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज 153। 153 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर देखे जाएं तो ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस IA के साथ अगर IO जीन है तो ये ब्लड ग्रुप A होगा, ये एक्सप्रेस होगा, ये अनएक्सप्रेस रहेगा। IB के साथ IO है तो ये भी क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हुए, ये डोमिनेंस के एग्जाम्पल हो गए। कोडोमिनेंस IA के साथ अगर IB आया है तो ये AB ब्लड ग्रुप होगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर एक जीन है I और उसके एलील्स हैं 3, IA, IB और IO या स्मॉल I। तो यहाँ पर 3 एलील्स, तो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ये। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं। तो 1, 2 और 3 आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, व्हाट इज ICSI। तो ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर इस अगर स्पर्म काउंट काफी कम है, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म्स आर वेरी लो, तब ये यूज किया जाएगा। और इसमें डायरेक्ट साइटोप्लाज्म ओवा के में साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म का न्यूक्लियस इंजेक्ट होगा। तो इस किसका टाइप है, ये ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, टाइप ऑफ ART, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड इन बेसिक सोल्यूशन विल फॉर्म। अमाइनो एसिड इन बेसिक सोल्यूशन, तो अमाइनो एसिड अगर देखा जाए तो ये
सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से COO माइनस NH3 प्लस, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा, ज्वेटराइन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ये एसिडिक सोल्यूशन होता, एसिडिक सोल्यूशन मतलब एचाइन ज़्यादा होगा, तो एचाइन ज़्यादा होगा तो ये किससे कंबाइन करेगा, CO माइनस, तो ये किस फॉर्म में होता है, ये कैटायनिक फॉर्म में होता है। और बेसिक में इसका अपोजिट होगा, OH माइनस H प्लस निकाल देगा तो ये एनायनिक फॉर्म बचेगा। तो यहाँ पर पूछा गया इन बेसिक सोल्यूशन, तो इट विल फॉर्म एनाइन। 155th इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट इन विच कोएंजाइम, किस कोएंजाइम में प्रेजेंट है एसेंशियल कंपोनेंट, तो NADP दोनों में ही है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। और ये वाला जो है ये फोटोसिंथेसिस में NADP2H का फॉर्मेशन होगा, NAD2H बनेगा रेस्पिरेशन, क्रैब साइकिल वगैरह में, लिंक रिएक्शन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये दोनों ही हैं, दोनों में। और विटामिन कौन सा होता है, तो नियासिन, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल and causes a stronger uterine contraction which in turn stimulates further secretion of oxytocin। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होगा, फिर ये ट्रांसफर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सोनली, एक्सॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ये रिलीज होकर के जाएगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जितना ज़्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टिमुलस मिलेगा हाइपोथैलेमस, उतना ही ज़्यादा ये और ज़्यादा रिलीज होगा। तो इनर सेल मास कंटेन्स एंड सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जो ब्लास्टुला स्टेज है उसमें इनर सेल मास और ये ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर। तो इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होगी पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की। टोटीपोटेंट जो होती हैं वो अर्ली ब्लास्टोमियर्स, इनको बोला जाता है टोटीपोटेंट। ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वगैरह पूरा सब फॉर्म करेंगी, तो इनको ब्लास्टोमियर्स को बोला जाता है टोटीपोटेंट। ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। 157 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, द कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड इज नोन एज। प्लूम्यूल जो मोनोकॉट सीड में है इसकी कवरिंग को क्या बोला जाएगा, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, टेस्टा या टेगमेन। तो प्लूम्यूल की कवरिंग हो गई, वो हो गई कोलियोप्टाइल। रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। टेस्टा और टेगमेन जो है ये आउटर सीड कोट टेस्टा और इनर सीड कोट जो होगा वो टेगमेन, इंटेगुमेंट से बनता है। तो ये 158 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, given below are two statements, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। तो यहाँ पर ये क्या है, इनको लिविंग रिएक्शन बोला जाएगा। लिविंग रिएक्शन इसलिए क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं या एंजाइम्स वगैरह हैं वो किससे ऑब्टेंड किए गए, वो लिविंग सेल से ऑब्टेंड किए गए। जैसे जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन होता है वो सेल के बिना भी होगा, तो जाइमेज किससे ऑब्टेंड किया जाएगा, लिविंग सेल से। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगे। बट नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, लिविंग बींग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो सेल से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू, और टिश्यू से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑर्गन,
ऑर्गन से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑर्गन सिस्टम। तो हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल की प्रॉपर्टी होंगी, इसी को बोलते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज। इमरजेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। तो ये सही है यहाँ पर स्टेटमेंट। तो 159 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, 159 इज, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। In dihybrid cross of Drosophila, the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:1 ratio. तो ये कब एक्सपेक्ट किया जाता है, जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन्स हो और इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या, जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है, और ये वाला इसके साथ और इसके साथ। तो ये 4 तरीके के गैमेट्स बनाएंगे यहाँ पर 9:3:3:1, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और ये वाले रिकॉम्बिनेट्स। लेकिन अगर लिंकेज हो, लिंकेज का मतलब अगर सेम क्रोमोसोम पर ही दोनों जीन्स हों तो इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर ये रेशियो जो होगा ये डिफरेंट आएगा, यहाँ पर पेरेंटल जो होगा वो ज़्यादा होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा देन द रिकॉम्बिनेंट्स, पेरेंटल इज मोर देन द रिकॉम्बिनेंट्स, और ये रेशियो उतना ही ज़्यादा वैरी करेगा, पेरेंटल ज़्यादा होंगे जितना लिंकेज स्ट्रांग होगा। तो इन ड्रोसोफिला द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली, सही है, ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। तो डेविएशन था, डेविएशन किस वजह से था, ये लिंकेज की वजह से, और इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं देन द रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 160 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation. Select the correct match, viper, seahorse, hyla, kangaroo। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैच देखा जाए तो कंगारू क्या है, ये मार्सुपियल मैमल्स हैं, हाइला क्या है, ये एम्फीबियन है, सी हॉर्स ये ऑस्ट्रिक्थीज बोनी फिशेस का मेंबर है, हिप्पोकैम्पस, और वाइपेरा ये क्या है, रेप्टाइल। तो ए का सेकंड है और बी का यहाँ पर फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। 161 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, स्केल्स। स्केल्स किसमें, ये एव्स में भी हैं, हाइंड लिम्स में, और रेप्टाइल्स में वैसे प्रेजेंट होती हैं। एव्स जो होता है ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शो करता है, सिर्फ हाइंड लिम्स में प्रेजेंट है। फेदर्स, फेदर्स किसमें है, ये एव्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑपरकुलम, गिल्स कवर्ड बाय ऑपरकुलम, कवर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये ऑपरकुलम किस में प्रेजेंट होता है, ये ऑस्ट्रिक्थीज में। मस्कुलर डायफ्राम, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैमल्स का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट। 162 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 163, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो सी फैन यहाँ पर क्या है, सी फैन ये गार्गोनिया है, और ये किसमें, इसका क्या है, ये सीलेंट्रेट। टेपवर्म, टेपवर्म ये क्या है, ये प्लेटियलमिन्थीज का मेंबर है, और ये एसीलोमेट्स। हुकवर्म क्या है, ये राउंड वर्म्स हैं ये, और ये किसमें, एंकाइलोस्टोमा, और ये किसमें होगा, एस्केलमेंथीज है, सूडोसीलोमेट। और नेरीज, नेरीज ये एनालिडा का मेंबर है, तो यहाँ पर ये सीलोमेट्स। सी फैन में निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, स्टिंगिंग सेल्स होंगी। गार्गोनिया, सी फैन का दूसरा नाम गार्गोनिया। तो ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ और डी का
थर्ड, तो 163rd इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 164. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है. सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज, ये किस में है? ये टीनोफोरा के मेंबर्स. राउंड वर्म्स ये एस्केलमेंथीज. फ्लैट वर्म्स किसको? प्लेटियलमेंथीज को बोला जाएगा. सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ये मोलस्का. फर्स्ट लार्जेस्ट इज आर्थ्रोपोडा. तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग ए का फोर्थ हुआ. एक ही ऑप्शन में ए फोर्थ है. ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट. तो 164 का करेक्ट आंसर 4. 165. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स. तो 165 में अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए का कैसा होगा? ब्राइट ब्लू ग्रीन. क्लोरोफिल बी कैसा होगा? ये येलो ग्रीन. ज़ैंथोफिल कैसा होगा? ये येलो. और कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज. तो 165 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. Now we move to another question. 166. Rubisco have higher affinity for. तो Rubisco ये डुअल एंजाइम है, डुअल फंक्शन है इस एंजाइम का. कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी. हायर एफिनिटी इसकी किसके लिए होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. लेकिन अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 166 इज फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इस क्रोमोसोम का ये जो सेगमेंट है वो इसके पास और ये इसके पास अदला बदली हो तो ये पैकेटीन में होगा. क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत भी यहाँ पर होती है और एंड भी यहाँ पर हो जाता है. स्टार्ट भी यहीं पर होगी और एंड भी यहाँ पर होगा. प्रोफेज वन का पार्ट है और मियोसिस 1. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 167 इज फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 168. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली. तो अस्थमा कैसा ही है? एलर्जिक कंडीशन है. यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंक्यूल्स का जिसकी वजह से वीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. एम्फाइसीमा में क्या होगा? यहाँ पर एल्वियोलर वॉल्स का डैमेज होगा. एल्वियोलर वॉल्स का डैमेज होने से सरफेस एरिया जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज सरफेस एरिया. एम्फाइसीमा इज रिलेटेड विद सिगरेट स्मोकिंग और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए. 168 के बाद फिर 169 अगर देखें हम लोग तो मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एटसेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड. तो सही है. टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट का पार्ट एक्सप्लांट यूज़ किया जाएगा, उसको एसेप्टिक कंडीशंस में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे. तो सही है ये. Traditional breeding techniques fail to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. Another technology called tissue culture got developed. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. और इसमें जो इसका एप्लीकेशन है वो माइक्रो प्रोपगेशन, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं और मेरिस्टेम कल्चर वगैरह यूज़ करके यहाँ पर वायरस फ्री प्लांट्स जो इन्फेक्शन है उसको भी ओवरकम किया जा सकता है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हुए. 169 का करेक्ट आंसर होगा. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. 169 इज फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 170. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो हुए जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया, हु हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड एंड दे पॉजेस फॉरेन जीन, जिनके पास फॉरेन जीन भी है जो कहाँ से आई है? डिफरेंट स्पीसीज से.
तो इनको बोला जाएगा ट्रांसजेनिक। और ये कैसे हो जाते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी सही हुआ, तो 170 का करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 170 इज फोर्थ। Thank you all of you. Thank you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Vikram sir. Thank you. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चे। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ऑनलाइन आपके पेपर डिस्कशन का ये सेशन है और जो कि आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस स्टैटिस्टिक्स, जो कि 18 जुलाई 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक डॉक्टर शैलेंद्र सर और डॉक्टर मनीष सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार इसमें किया है। अब हम लोग जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 2 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 171, सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्ट्रेसी फैमिली। ये फैमिली एडिशनल फैमिली के एनएमसी सिलेबस ने ऐड की है, स्ट्रेसी फैमिली, और इसी का दूसरा नाम है कंपोजिटिव फैमिली। ठीक, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसी के बिहार पर ये क्वेश्चन बनाया गया कि इसमें क्या होता है। इसमें 2 प्रकार के फ्लोरेट्स होते हैं, फ्लावर, तो जिसको हम रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। कमाल की बात ये है बच्चों कि जो ये रे फ्लोरेट्स है इसकी सिमेट्री जाइगो होती है, ठीक, और डिस्क फ्लोरेट की एक्टिनोमॉर्फिक होती है, मतलब दोनों अलग अलग सिमेट्री रखते हैं। इसमें ईपीगाइनस कंडीशन होता है तो ओवरी इन्फीरियर हो जाती है, पहली बात। इसमें ईपी पेटेलस कंडीशन पाया जाता है इस तरह वाला, और ऐसे ही कंडीशन ये मालवेसी में भी होता है, सोएनेसी में भी होता है, ईपी पेटेलस कंडीशन पाया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई, इन दोनों की सिमेट्री सेम नहीं होगी। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है इसका, ये बेसल प्लेसेंटेशन का होता है। इसके एग्जाम्पल सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, गेंदे का फूल है, क्राइसेंथेमम है, ठीक है। तो डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है, ईपीगाइनस कंडीशन है, ओवरी इन्फीरियर हो गई। दोनों की सिमेट्री सेम नहीं है, दोनों की सिमेट्री डिफरेंट हो गई, गलत है। और बेसल प्रेजेंट है, तो भाई ABCE दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, यही आपकी एनएमसी फैमिली ने जो सिलेबस ऐड किया है फैमिली का, उसी से है। पोएसी फैमिली में बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। पोएसी में पेरियंथ पाया जाता है, पहली बात, ठीक। इसमें रेकीला होता है, एक स्ट्रक्चर रेकीला, इसमें ग्लूम्स होता है, इसमें लेमा होता है, इसमें लॉडिक्यूल भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये कुछ खास स्ट्रक्चर जो केवल इसी में पाए जाते हैं। बात समझिए, रेकीला है, ग्लूम्स है, लेमा है, लॉडिक्यूल है, और आपका पेरियंथ, और एक स्ट्रक्चर होता है पैलिया, ये भी पाया जाता है। तो इतने स्ट्रक्चर इसमें पोएसी में पाए जाते हैं। इसका फ्रूट जो होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, कैरियोप्सिस टाइप का, ठीक। और इसमें ऐसे ही एक फ्रूट का नाम होता है सिप्सेल्ला, जो कि कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टर होता है। तो भाई पोएसी में कैसे फ्रूट सही है, स्पार्कलेट रेकिला सही है, ठीक। और ईपी पेटलस अभी मैंने बताया कि जब कोरोला एंड्रोसिन जुड़े, एक प्रकार का एडेशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज यूनाइट करने जुड़ाव हो रहा है, तो स्ट्रेसी में पाया जाता है। और इसी का दूसरा नाम कंपोजिटिव फैमिली होता है। अब देखिए, ये तो आप ज़माने से याद करते आए हो कि एपीफिलस का मतलब जब पेरियंथ एंड्रोसियम से जुड़े, ठीक, ये भी एक प्रकार के एडेशन का एग्जांपल है। और ये लिलिएसी फैमिली में होता है, जिसका एग्जांपल लिली होता है। ये सीजल फिनोइडी में नहीं है भाई, यही इसका गलत ऑप्शन था। सो द इनकरेक्ट मैच, फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपको पता है कि जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको मालूम है कि हम ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और उसके बाद जाएंगे हम क्रेब्स साइकिल, ठीक, और उसके बाद ETS, ठीक। इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता है, लिंक रिएक्शन Mg+2 NADH2, ठीक, और क्रेब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व होती है NADH2, ठीक है, आपको पता है FADH2। इसका मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीडीकार्बोनेट पार्ट होता है और उसमें मैग्नीशियम आयन इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से Mg+2 मैच करेगा, ये बिल्कुल सही है। और NADH2 तो मैच करेगा ही करेगा, ये बात समझ में आ गई। और NADPS तो भाई ये तो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते थे, तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन से कोई संबंध नहीं है। अब चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जैसे ग्लाइकोलिसिस से अगर फर्मेंटेशन हो जाए, लेट अस सपोज, तो नेट गेन 2 ATP का आता है।
और इधर चलते हैं तो 38 एटीपी का नेट गेन आता है। इसका मतलब एटीपी दोनों में होती है, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, लेकिन अमाउंट का अंतर रहता है। इसमें 2 एटीपी है, इसमें 38 एटीपी है। तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया? थर्ड। अब देखिए, आपको मालूम था कि जब आप पॉलन गेन की बात कर रहे थे तो एक हो गया एक्साइन और एक हो गया यहाँ पर इंटाइन। इंटाइन कुछ जगहों पर एब्सेंट होता था, यही वो जगह थी जिसे आप जर्म पोर का नाम जानते थे। इसका मतलब जर्म पोर पॉलन गेन से मैच करेगा, ना कि एम्ब्रियो सैक से मैच करेगा। यही आंसर हमारा पहला इनकरेक्ट मैच। आप बाकी का देख रहे हैं। आपको मालूम था कि बहुत सी ऐसी नई टेक्निक आई है जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ये टेक्निक क्या है? ये बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पर, ठीक है, सीड्स को, पॉलन ग्रेन को, गैमिट को प्रिजर्व करती है। एक प्रकार का ये XC2 कंजर्वेशन ही आप पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में। क्या है भाई? XC2 कंजर्वेशन बहुत ही लो, और इसमें केमिकल इस्तेमाल होता है लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर कितना दिया आपके बुक? 196 डिग्री सेल्सियस। तो पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं इसमें, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉलन बैंक, ऐसे गैमिट बैंक, सीड बैंक। तो ये सही है भाई, ये तो समझ में आ गया। अब अगला देखिए, ये नहीं समझ में आ सर कि गाइनोसियम तो हम लोग पढ़ते थे स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, ठीक। और इस ओवरी में आपको पता ये ओव्यूल लगे होते थे और यहाँ पे कहीं होता था प्लेसेंटा, ठीक। और प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है यही है फनिकल। क्या भाई? प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है फनिकल। अब ये चूँकि पूरा स्ट्रक्चर गाइनोसियम है, कैसे? गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल, ठीक, पिस्टिल या कार्पेल कह सकते हैं। गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल। अगर एक कार्पेल या एक पिस्टिल है तो गाइनोसियम ही पिस्टिल है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक पिस्टिल या गाइनोसियम का मान लीजिए आप। तो इसका मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो चीज़ें इन तीनों के पार्ट में होंगी वो अल्टीमेटली गाइनोसियम या पिस्टिल से मैच करेंगी। जब मैं कह रहा हूँ कि ओवरी में फिर फ्यूनिकल होता है जो प्लेसेंटा को भी जुड़ता है, तो ये गाइनोसियम से मैच करेगा। इस बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल, और एक कार्पेल के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल जुड़ता है ओवेरियन वॉल से प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा को जोड़ता, प्लेसेंटा ओव्यूल जुड़ता फेनिकल से। इसका मतलब अल्टीमेटली फेनिकल गाइनोसियम से मैच करेगा। ये बात सही है। और माइक्रोपाइल तो ओव्यूल में होता है जिससे पॉलन ट्यूब इंटर करता है, आपको पता है। और ये माइक्रोपाइल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल के साथ साथ सीड में ही बना रहता है, जिसे एयर वाटर इंटर करता है, जो कि सीड जनरेशन के लिए ज़रूरी है। तो भाई ये भी सही है, दैट इज़ फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको मालूम है कि जो आपका पॉलिनेटर होता है वो छोटा एनिमल हो सकता है, बड़ा एनिमल हो सकता है, बशर्ते पौधा उसे कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करे। नॉर्मली इंसेक्ट हैं और जितने आपके कीट पतंगे होते हैं उनके लिए पॉलन रिवॉर्ड क्या होता है? पॉलन ग्रेन और नेक्टर, ये होते हैं पॉलन रिवॉर्ड, ठीक, पॉलन रिवॉर्ड, ठीक है, ये नेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एमार्फोफैलस। तो जो बड़े एनिमल होते हैं, लार्जर एनिमल्स जैसे सम प्राइमेट, एर्बोरियल रोडेंट, ठीक है, रेप्टाइल्स है, आल्सो भी, मतलब कहते हैं कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि इंसेक्ट है, मधुमक्खी है, यही केवल तितली हैं, यही केवल पॉइंटर, नहीं, कुछ बड़े एनिमल भी होते हैं। और यहाँ तक कि एलिफेंट भी एक प्रकार का पॉइंटिंग एजेंट हो जाता है कभी कभी। बात को समझिए। एर्बोरियल, ये सब के सब प्राइमेट मैमल्स हैं भाई। अब देखिए, जो आपका इंसेक्ट पॉइनेटेड होता है जिसे आप बोलते हो एंटोमोफिली, ठीक है, उसके फ्लावर कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर नेक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि ताकि इंसेक्ट उसे अट्रैक्ट हो सके। तो भाई ये तो गलत लिखा है कि ये स्मॉल है, भाई ये तो गलत लिखा है कि ये कलरलेस है, और ये भी लिखा है कि इस पर नेक्टरलेस है। तो ये सेंटेंस हमें गलत दिख रहा है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकेंड आंसर 175 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। कहते हैं, आपको पता है ये पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के सरफेस पे गिरेगा, ठीक, और इसमें पाया जाता है ओव्यूल, ठीक, और अल्टीमेटली आपको मान लीजिए यहाँ पे गिरा है इसे। अब इसे क्या बनना है? पॉलन ट्यूब बनाना है। इस पॉलन ग्रेन गिरना ही केवल इसका लक्ष्य नहीं है, इसके अंदर जो 2 मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट, उन्हें अल्टीमेटली इस ओव्यूल के अंदर इस एम्ब्रियो सैक में एंटर कराना है। ये ऐसे जाएगा। जैसे ही ओव्यूल में एंटर किया तो यहाँ स्टिग्मा के इस डिपोजिशन ले करके
पॉलन ट्यूब का इस ओव्यूल के अंदर इंटर करने तक की जो पूरी घटना है यही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पिस्टिल है। समझ गए आप लोग। ये मत कहिए कि फर्टिलाइजेशन तक, नहीं, पॉलन डिपोजिशन ले करके पॉलन टू विंट्रीन ओव्यूल तक के जो इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इनके बीच इंटरेक्शन होता है, डायलॉग चलता है, क्योंकि ये पिस्टिल जो होता है इसके पास एबिलिटी होती है कि इस पॉलन को रिजेक्ट कर दे। हाँ, आपकी बुक में लिखा है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपको पता ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी करता है, दैट इज ए फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। इथाइलिन प्रमोट करता सेनेसेंस एंड लीव, बिल्कुल सही है, बी फर्स्ट, तो ये रहा आंसर हमारा फर्स्ट, कुछ नहीं। और जिबरलिन तो बोल्टिंग आप जानते ही हैं, सी सेकेंड, और एफसीसी होता है, ये आपका ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, जाहिर सी बात है। तो देख लीजिए इसमें से कौन इनहिबिशन वाला है, तो ये इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन अपने आप पकड़ में आ गया, दैट इज डी थर्ड, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, ये गलती कहीं मत करिए कि सपोज एक जाइगोट है, इसमें माइटोसिस होना शुरू हुआ, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, तो ये कब है, जब लगातार मेस्टेमेटिक टिश्यू बनता जाए। लेकिन नहीं, समय के साथ साथ बहुत सी टिश्यू जो होती हैं परमानेंट होती जाती हैं, तो इसका मतलब जो परमानेंट हो जाती है उनमें डिवीजन एरिथमेटिक टाइप का होता है, हर बार केवल 1 सेल डिवाइड करेगी। ये सपोज 1 से 2 सेल बना तो ये परमानेंट हो गई, ये डिवाइड की 1 से 2 बना। तो दोनों प्रकार के जब डेवलपमेंट होता है तो दोनों प्रकार का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों शो करता है। क्यों, सपोज एक प्राइमरी प्लांट बॉडी बन गई, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बॉडी यहाँ मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 से बढ़ेगा, लेकिन बाकी के जो हैं वहाँ 1 से 1, तो हमेशा ये होता जाता है भाई, दोनों प्रकार के ग्रोथ शो करता है। और ये आपकी बुक की लाइन थी, दैट इज 1 and 2, फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैरेक्टर लिखा है, ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो, तो ये कैरेक्टर आपके एल्गी का होता है, और ये कैरेक्टर जो होता है ब्रायोफाइटा का होता है, ये बात को समझिए, ठीक। लेकिन एल्गी का चक्कर क्या, यहाँ पे स्पोरोफाइट केवल जाइगोट है, ठीक, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन मल्टी सेलुलर होने के बाद भी इन दोनों में गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट स्टेज है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर भी गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये थैलॉइड होते हैं दोनों भाई, ठीक। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, इसमें मल्टी सेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर है, ठीक। और यही क्वेश्चन है कि किसमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और डोमिनेंट स्टेज है, तो एल्गी और ब्रायो के मेंबर छांट लेते हैं, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, मार्केंसिया, पॉलीट्राइकम, और यहाँ रहा आपका सार्गासम, ये रहे 5, 1 2 3 4 5, दैट इज 5, ठीक। और टेडोफाइटा में दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। लेकिन ये कैरेक्टर जो लाइन लिखी है वो एल्गी और ब्रायो के लिए है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको मालूम है कि आपकी बुक में 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डेटा दिया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो सर जी हम कैसे कहेंगे कि हाइपर ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज़ 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का अगर ये प्रेशर हो या इससे ज़्यादा तो हाइपर टेंशन की कंडीशन में आएगा, ठीक। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप, ज़्यादा प्रेशर सह नहीं सकती, तो जब ज़्यादा प्रेशर होगा, जितने हमारे वाइटल आर्गन है, किडनी है, ठीक है, ब्रेन है, इन सभी आर्गन को ये इफेक्ट करेगा बहुत तगड़े तरीके से। कहते हैं हाई बीपी हो गया है भैया, हार्ट अटैक ना आ जाए, हाई बीपी है कहीं दिमाग में हेमरेज ना हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों सही है भाई, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया इनकरेक्ट मैच, कुछ नहीं, आपको ये दिख रहा कि स्पाइरेलम टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक। अब चाहे स्पाइरम टाइप का बैक्टीरिया हो और चाहे विब्रियो हो, वो तो भाई यूनिसेलुलर ही होगा, इसमें कोई निसंदेह सही है। ये आपका नॉस्टॉक है, ये वो बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो भाई ऑटोट्रॉपिक तो ये हो ही गई, नॉस्टॉक है। अब देखिए पैरामीशियम, ये प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सर ये तो यूनिसेलुलर है, तो ये भी सही है। ये आपका एस्परजिलस का डायग्राम बना है, एस्परजिलस एक प्रकार का मल्टी सेलुलर फंजाई है, ये यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक नहीं हो सकता, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है भाई, दैट इज़ फोर्थ आंसर, 181 का फोर्थ। अब देखिए प्लाज्मोडियम तो आप जमाने से जान लें कि भाई ये प्रोटिस्टा का मेंबर है,
प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट्स है निसंदेह, और अगर प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर है, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है? मलेरिया बीमारी काज करता है, तो भाई ये पैथोजन हो ही गया, और पैथोजन हो गया अगर तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारे के सारे बातें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑल। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा हूँ, अगर ये प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट है तो यूनिसेलुलर है, अब मलेरिया बीमारी काज कर रहा है, पैथोजन है, पैथोजन तो इन्फेक्शन हो ही गया, इसमें कोई शक नहीं है। सभी के सभी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183 से द करेक्ट मैच। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वॉल्वॉक्स का है, ठीक, और वॉल्वॉक्स किसका मेंबर होता है? गिनेल्गी है एक प्रकार का, ये तो आपको मालूम है। गिनेल्गी तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए कहाँ बी, तो एडी होगा नहीं। ये आपका डिक्टियोटा है, ठीक, और डिक्टियोटा फियोफाइसी का मेंबर है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए कामा सी, ये भी गलत। अब देखिए ब्रायोफाइटा से लेकर ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ठीक, क्लोरोफिल ए कहाँ भी पाया जाता है, तो ए बी ये सही है। और जब बोल रहा हूँ ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक क्लोरोफिल ए कहाँ भी पाया जाता है, तो ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है जिंगो, तो इसमें क्लोरोफिल ए कहाँ भी पाया जाएगा, तो ये गलत है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आपसे पूछा गया था करेक्ट मैच, ये थर्ड ऑप्शन। अब देखिए पर्सन, आपको मालूम है कि जैसे बॉडी की नीड होती है वैसे ही हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, अपना इफेक्ट करते हैं। आपको पता, सपोज दैट ये एक पर्सन है, एकाएक इमरजेंसी कंडीशन आई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की कंडीशन में आप क्या करेंगे? तुरंत इंस्टेंट उस जगह उस प्लेस को छोड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत तेज़ी से भागेंगे। बहुत तेज़ी से अगर आप भागेंगे तो आपको हाई लेवल की एटीपी की ज़रूरत होगी, ठीक, एटीपी की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, और उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पहले की तरह नहीं होगा नॉर्मल तरीके से, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, एटीपी का ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से शरीर में करना होगा, और उसके लिए ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हमें बहुत हार्ट बीट के रेट को बढ़ाना होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना होगा, ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत तेज़ी से हो, ठीक। और एटीपी आने के लिए ब्लड में ग्लूकोज आना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक प्रक्रिया ग्लाइकोजन, जो हमारे पास स्टोर्ड आपका ग्लूकोज पड़ा हुआ है हमारे लीवर या मसल्स में, उससे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लेंगे बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस, एक प्रक्रिया तो ये होगी। दूसरा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से होना है, जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, किससे बढ़ेगा? हार्ट बीट के रेट से, हार्ट बीट रेट से, और ब्रीदिंग बहुत तेज़ करनी होगी, दैट इज रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना होगा। इतना तो हमें पता है, और ये काम करता है इमरजेंसी हार्मोन, दैट इज एड्रेनालिन, ठीक है, या नॉर एड्रेनालिन, ठीक। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि अर्थक्वेक अगर आएगा तो हमें इमरजेंसी हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, जो बॉडी में रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ाए और ग्लूकोज लेवल बढ़ा दे, ठीक। तो ग्लाइकोजिनोसिस तो सही है, ग्लूकोज ये नहीं सही है भाई। ब्रेकडाउन और लिपिड एंड प्रोटीन बिल्कुल सही है, क्यों? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक। ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना सही है, और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट नहीं, इंक्रीज हार्ट बीट का स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा, तो ये गलत है, ए और सी, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए थायरॉक्सिन में जो लिखा है ना, आप पढ़ते हो उसको ट्राई आयोडो थायरोनिन, और इसे पढ़ते हो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये टेट्रा लिखा है मतलब ये 4, और ट्राई का मतलब है 3, इसका मतलब ये आयोडीन की नंबर ऑफ आयोडीन है भाई, दैट इज फर्स्ट आंसर, ठीक है। ये थायरॉक्सिन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि हर हार्मोन जब एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको मालूम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन घटाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ठीक, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, बोलते हो हाइपरग्लाइसेमिक। इसी तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है PTH, ये बोन डीमिनराइजेशन काज करता है, मतलब बोन को काटेगा, बोन डीमिनराइजेशन करेगा, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी कैल्शियम निकालेगा, किडनी से कैल्शियम निकालेगा, इतनी जगह से कैल्शियम निकाल के ये ब्लड में डिलीवर करता है, जैसे तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, इसको बोलते हो हाइपर कैल्शियमिक। तो PTH क्या हो गया? हाइपर कैल्शियमिक, और इसका जस्ट अपोजिट TCT करता है, ये हाइपोकैल्शियमिक है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि हर हार्मोन जब एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको मालूम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन घटाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोग्लाइसेमिक। इसी तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है PTH, ये बोन डीमिनराइजेशन काज करता है, मतलब बोन को काटेगा, बोन डीमिनराइजेशन करेगा, और
अब देखिए नॉर्मली बहुत से जीव जंतुओं को हम उसको उसके नंबर को देख के काउंट करके करते हैं कि भाई कितना उसका नंबर है किसी भी जनगणना के लिए, लेकिन टाइगर रिजर्व में जो करते हैं वो उसके पगमार को फीकल पैलेट से करते हैं। ये आपकी बुक की लाइन है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए कहते हैं कि सपोज ये एक हैबिटेट है, ठीक, और आपको पता है कि इंटरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है प्रेडेटर हो जाता है, पैरासाइट हो जाते हैं, तो ये दोनों किसी जीव के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो अगर आप कोई एग्जोटिक लेके आओगे, एक्सोटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज, तो जब वो किसी नए हैबिटेट में जाएगी तो हो सकता है यहाँ पर उसका प्रेडेटर ना हो, यहाँ पे उसके पैरासाइट ना हो, तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोर करेगा। तो यही घटना हुई थी 1920 में, एक रेंजलैंड क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पियर कैक्टस था और ये एक्सोटिक था, जब वहाँ डाला गया तो बहुत तेज़ी से फैल गया। आपको पता है कि कैक्टस जो होता है कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता नहीं, तो ये नुकसान करने लगा, क्योंकि जब ज़मीन निश्चित होती, मान लीजिए पूरे ज़मीन पर कैक्टस ही कैक्टस भर जाए, दूसरे पेड़ पौधे डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, तो ये हैवॉक कंडीशन आ गई थी। ये था प्रिकली पियर कैक्टस, दैट इज थर्ड आंसर। और इसी को आप बोलते हो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब देखिए आपको मालूम है कि कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन वो माइनस माइनस होता है, ठीक, चाहे छोटे बड़े के बीच हो, बड़े बड़े के बीच हो, किसी के बीच में हो, दोनों को नुकसान होता है। तो नेचर में बहुत सी चीज़ें ऐसी घटनाएं देखी गई जहां पर कंपटीशन को हम एक्सक्लूड करके कुछ नया तरीका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइव होने के लिए फीडिंग ज़रूरी है। तो हुआ क्या, एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, उस पर भाई फल निकलेगा, सीड होगा, उसके पत्ते होंगे, पेड़ है तो उस पर छोटे मोटे कीड़े भी होंगे। तो मैकार्थर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वार्बलस नाम के कुछ चिड़ियों पर यह अध्ययन किया कि इन चिड़ियाँ एक ही पेड़ पर सर्वाइव कर गई। क्यों? किसी ने कहा कि किसी ने इंसेक्ट खाया, किसी ने सीड खाया, किसी ने उसके पत्ते खाए, ठीक, और इनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी में डिफरेंस था। ये नहीं कि हम सीड ही खाएंगे, सब लोग सीड खाने लग गए तो सब में एक्सटिंक्शन कंपटीशन हो जाएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग की है, भाई रिसोर्स ये पूरा पेड़ है, सबको यहीं घोंसला बना के रहना, सबको यहीं रहना है। तो ये घटना देखिए, एक को एग्जिस्टेंस, मतलब को एग्जिस्टेंस आया और को एवोल्यूशन आ गया, ठीक, ना कि आपका को एक्सटिंक्शन आया है भाई। तो ये है रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। जैसे अपने आप से पूछे कि मान लीजिए घर में है दाल चावल रोटी सब्जी सब बना है, तो अगर सब लोग क्यों दाल रोटी सब्जी खाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन हो जाएगा, कोई चावल नहीं का चावल पड़ा रह जाएगा, तो चावल क्या होगा, एक्सक्लूड कर जाएगा, और जो लोग कंपटीशन करेंगे उन्हें भी नुकसान होगा। तो कुछ लोग दाल चावल खा लें, कुछ रोटी सब्जी खा लें, तो इससे क्या होगा कि उतने ही रिसोर्सेस में सब लोग एक जगह पर सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये देखा गया है, ठीक है, क्योंकि गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रिसोर्स लिमिटेड हो तो दो स्पीसीज जो कम्पिटिट कर रही हैं एक समय के बाद एक उस हैबिटेट से एक्सक्लूड कर जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ये इसका एक्सेप्शन था एक प्रकार का। नेचर में ये भी देखा गया कि अगर रिसोर्स एक जगह पर है, लिमिटेड रिसोर्स था, एक पेड़ था, लेकिन लोगों ने अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी, खाने की फीडिंग एक्टिविटी को चेंज किया और ये को एग्जिस्ट कर गए रादर देन को एक्सक्लूजन। दैट इज ए सेकेंड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 190, यहाँ पर लिखा बायोलिस्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन, कुछ नहीं, ये आपका मान लीजिए होस्ट सेल है, ठीक, होस्ट सेल है, और हमें इसने क्लोनिंग करानी है अपने डिज़ायर डीएनए की, और वो डिज़ायर डीएनए हमारा ये है। और हमने क्या किया कि गोल्ड और टंगस्टन के इन पार्टिकल्स पर हमने इसको ऐसे से रैप करा दिया और इसको यहाँ पर बम्बार्ड करके इसमें भेज दिया। ये बायो कंफर्टेबल होते हैं, नुकसान नहीं करते होस्ट को। तो ये डीएनए जब हमारा जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कॉपी बनाएगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये जीन ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस हुआ, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते थे, एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से गोल्ड टंगस्टन का इसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। ये जीन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है अपने डिज़ायर डीएनए की। दैट इज़ फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कहा गया कि व्हाट इज़ पैलिंड्रोम। तो एक समस्या पैलिंड्रोम की आई कि आप 5 और 3 5 आप जिस पोलैरिटी से इधर से रीड करेंगे उसी पोलैरिटी से इधर रीड करेंगे तो पैलिंड्रोम का डेफिनेशन समझ में आएगी। अब यहाँ पे लिखा देखिए GAATTC, तो यहाँ से हम चले और GATT से मतलब ये पैलिंड्रोम है। यहाँ पे चलने TAT और ATA। अब यहाँ देखिए TAT ATA भी है, GAG CTC ये भी है, ये तीनों के तीनों पैलिंड्रोम हैं। ये बात याद रखिए। सपोज है GG और यहाँ पर आपका TT लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये 5 है
और ये आपका 3 है। अब मान लीजिए ये भी हमने 5 लिख दिया और ये भी हमने 3 लिख दिया, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हमने यहाँ पे C और यहाँ पे हमने TA लिख दिया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री तो बन गए, लेकिन ये पैंड्रोम नहीं है। तो हमेशा ये देखिए कि दोनों स्टैंड में, अब मैं यहाँ 5 चला और यहाँ से चला। अब मान लीजिए हम इससे ना चलते, हम ऐसे चलते 3, तो इधर भी 3 से ही चलेंगे। मतलब सेम पोलैरिटी से रीड करें तो हमारे बेसिस सेम आने चाहिए। देख लेते हैं, आप 3 से चलेंगे CTC GAG, आप यहाँ चलेंगे ATA, अब यहाँ से CTTC, इसका मतलब ये सभी के सभी पैंड्रोम हैं। अब देखिए आपको मालूम था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिक डिफिनेशन बताया गया कि इसमें कैरेक्टर प्रिजर्व रहता है, क्योंकि इसमें मियोसिस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पेरेंट टू प्रोजनी में एक प्रकार के क्लोन्स बनते हैं, ये बात समझ में आ गया। और इसमें वेरिएशन के चांसेस नहीं है, नॉट परमिट वेरिएशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट बनता है, मियोसिस फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये परमिट करता है वेरिएशन को, ये आपकी बुक में लिखा। और इससे न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है म्यूटेशन कुछ इस प्रकार से हो जो अनयूजुअल आपका नुकसानदेह हो जाए आर्वियम के लिए, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब लिखा है देखिए, इन दोनों कंपेयर किया गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल को, मतलब ये फॉर्मर हो गया और ये लेटर। ये जो बुक में इस सेंटेंस में लिखा है यहाँ पर फॉर्मर और आपका लेटर, तो फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, फॉर्मर नहीं है, गलत है सर, एसेक्सुअल वेरिएशन को प्रोवाइड नहीं करता। अब देखिए लेटर का सेक्सुअल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, ये तो ठीक लिखा है, लेकिन जब आप रिकॉम्बिनेशन बना रहे हो, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, तो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप नहीं होगा। क्यों? मेल फीमेल से आपके अलग अलग सेट के क्रोमोसोम आते हैं, बात याद रखिएगा। विच आर ऑलवेज बेनिफिशियल, ये भी गलत है भाई, दैट इज। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये एसेक्सुअल लिखा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो ये तीनों सेंटेंस गलत लिखे हैं, दैट इज 4th आंसर। अब देखिए एक बात और, आपका माइस पर जो टेस्टिंग होती है वैक्सीन की, वो तो नॉर्मल टेस्टिंग होती है, वैक्सीन पर करते हैं चूहे पर, लेकिन जब उसके बैच बन जाते हैं, बैचेस, और उसको रिलीज़ करना होता है मार्केट में, तो उसको हम करते हैं मंकी पर टेस्ट। ये बात याद रखिए, बुक की लाइन है भाई। ये सेफ्टी ऑफ बैचेस कहाँ टेस्ट करेंगे? 3rd आंसर। ये डायग्राम आपको पता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आपकी बुक में सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, दैट इज सेक्शनल व्यू, इसमें कोई शक नहीं, दैट इज 1st आंसर। डायग्राम आपके जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डायग्राम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बात है, 4 सवाल 5 सवाल डायग्राम पे आ रहा है, ठीक। तो ये रहा, रीनीट में भी आया था और नीट में भी आया था, इधर रखिएगा। तो सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, टेस्टिस का डायग्राम है, 1st आंसर। अब देखिए कोई सेल क्यों डिवाइड करती है? जब उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होता है, और उसे मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है, बुक की लाइन है, दैट इज 2nd आंसर। अब देखिए आपको पता है, सपोज दैट ये मेल कॉकरोच है, ठीक, और ये रहा ये फीमेल कॉकरोच है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है एनल स्टाइल, एक होता है एनल सर्काई, ठीक, और स्पर्म बनेगा, इसमें गोनैपोफाइसिस होता है, ठीक, और इसमें एनल सर्काई होता है, और इसमें पाया जाता है स्पर्मेथिका, ठीक, और इसमें भी होता है गोनैपोफाइसिस, ठीक। ये हो गए, इतने स्ट्रक्चर इसमें हैं। इसका मतलब कि एनल स्टाइल फीमेल में नहीं है, आपसे पूछा गया और मेल में स्पर्मेथिका नहीं है, तो क्वेश्चन यही है कि मेल में कौन सा स्ट्रक्चर इस संबंधित नहीं है, दैट इज स्पर्मेथिका, 1st आंसर, ठीक। अब देखिए इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, 4 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं भाई। पहला है हार्ट, तो काकरोच में हार्ट 1 है, लेकिन इसके चैम्बर कितने हैं? 13। और आपका दूसरा दिया गया हिपैटिक सीका, ठीक, इसका कितना नंबर है? 6 to 8। और स्पाइरेकल्स, ठीक, ये होता है 10 पेयर, और 10 पेयर में होता है 20। अब देखो मैलपीगियन ट्यूब्यूल होता है 100 से 150, ठीक है। अब इसके मिला लेते हैं भाई, देखो ये 1 हो गया, ये हो गया 6 to 8, और ये हो गया 20, और ये हो गया 100 to 150। तो यहाँ से आपको ये असेंडिंग दिख रहा है, यही आंसर 1st है भाई। बाकी देखिए ये पीछे ये आगे है, यहाँ पे ये पीछे ये आगे, फिर ये गड़बड़ है भाई, 1st आंसर। अब देखिए ये आपका डाइकॉट लीफ का
आपका TS है, ठीक। और यहाँ पे देखिए पैलिसेड, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा डिफ्रेंसिएशन है। मोनोकाट ने पैलिसेड स्पॉन्जी में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता भाई, याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू ये मीजोफिल है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो भाई TS ऑफ डाइकॉट लीफ, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पर प्लांट में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम बताए गए थे। एक एपिडर्मल बताया गया था, एक वैस्कुलर बताया गया था, ठीक है वैस्कुलर, और एक बताया गया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इन दोनों के अलावा जो भी होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। यही लिखा है कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मस और वैस्कुलर वन कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम और परमानेंट टिश्यू में कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। पैरेन्काइमा कोन्काइमा ये लिविंग होता है। ये स्केनकाइमा स्क्लेरेड फाइबर और फाइबर दोनों के दोनों। स्केनकाइमा में जो आपका स्पेरिकल होता है स्क्लेरेड, और जो फाइबर लाइक होता है फाइबर, ये दो नॉन लिविंग होते हैं। जाइलम के 3 कंपोनेंट नॉन लिविंग होते हैं, ट्रैकेट वेसिस फाइबर, और पैरेन्काइमा लिविंग होता है। फ्लोएम का 1 कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग होता है फाइबर। तो अब देखते हैं इसका मतलब फाइबर चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का, ये दोनों नॉन लिविंग होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और स्क्लेरेड तो मैंने बताया कि जो स्फेरिकल टाइप का स्केनकाइमा होता है वो नॉन लिविंग होता है, इसका फाइबर वाला भी नॉन लिविंग होता है। तो भाई ये तीनों नॉन लिविंग हैं। तो यही क्वेश्चन था फोर्थ आंसर, विच द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग। तो बच्चों यही सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर ने बखूबी बहुत ही शानदार सेशन किया है, और थैंक यू मनीष शैलेंद्र सर बेहतरीन प्रयास करने के लिए। आगे हमारे चैनल बने रहिए और रिसेंट अपडेट्स के लिए जो भी नीट के संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।